डियर स्टूडेंट्स, आज हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। अवतल दर्पण के बारे में आप पहले से ही पढ़े हैं कि गोलीय दर्पण जो होता है, जिसको इंग्लिश में हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं, वो दो प्रकार का होता है। नंबर एक अवतल दर्पण, नंबर दो उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम कॉनकेव मिरर कहते हैं और उत्तल दर्पण को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, यानी कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। आज हमें पढ़ना है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा है कि इमेज आपकी जो है दो टाइप की होती है, कि रियल इमेज होती है, एक वर्चुअल इमेज होती है। रियल इमेज को हम स्क्रीन पर फाइंड कर सकते हैं, वर्चुअल को स्क्रीन पर फाइंड नहीं कर सकते हैं। ये सब आपने पढ़ा है। तो आज हमको पढ़ना है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का जो बनना है, इसमें 7 कंडीशन होती हैं। नंबर एक, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। और नंबर 2, जब अनंत तथा वक्रता केंद्र C के बीच हो। नंबर 3, वक्रता केंद्र C पर हो। नंबर 4, C और F के बीच में हो। नंबर 5, F पर हो। नंबर 6, F तथा दर्पण के बीच में। 6 कंडीशनें हैं, सॉरी कुल मिलाकर के 6 कंडीशन हैं। अभी हम 7 कह रहे थे, 7 ना कह करके हम 6 कह सकते हैं कि मेनली 6 कंडीशन हैं इमेज फॉर्मेशन की, मेनली 6 ही हैं। नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब वस्तु अनंत पर हो। नंबर 2, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच हो, मीन्स वक्रता केंद्र C के बाईं ओर हो। नंबर 3, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो। नंबर 4, जब वस्तु वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच हो। नंबर 5, फोकस F पर हो। और नंबर 6, फोकस तथा दर्पण के बीच में हो। ये 6 कंडीशनें हैं, जिसमें पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो पहले आप एक अवतल दर्पण बनाएंगे। आप जानते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है, क्या होता है, ये एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके बाहरी भाग पर पॉलिश कर दी जाती है, उभरे हुए भाग पर, और धंसा हुआ भाग परावर्तक तल का कार्य करता है। देखिए, उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी गई, तो इसका धंसा भाग होगा वो परावर्तक तल का कार्य करेगा। इसको हमने M1 कह दिया, तो ये आपका M2 हो जाएगा। ये पॉइंट आपका जो है दर्पण का ध्रुव हो जाएगा, इसको P कहते हैं। ये पॉइंट आपका जो है ये दर्पण का ध्रुव P हो जाएगा। ये मान लिया आपका वक्रता केंद्र C है, तो ये आपका फोकस F हो जाएगा। दर्पण का ध्रुव आप जानते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण जो हमारा गोलीय दर्पण है, जिस खोखले गोले का भाग है, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो आपका C हो गया, और F हमेशा C और P के बीच में होता है। C वक्रता केंद्र है, P दर्पण का ध्रुव है, F फोकस है। फोकस ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, आप पहले पढ़ चुके हैं। C से P की दूरी R वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जो फोकस दूरी के 2 गुनी होती है। सब आप पहले से पढ़ चुके हैं। तो वस्तु अनंत पर है, जब वस्तु अनंत पर होती है, मींस ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी होती है, तो वस्तु को हम प्रदर्शित नहीं करते हैं। मान लेंगे इन्फिनिटी पर है, तो मान लिया इस मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आ रही है। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। हमेशा याद रखो, 3 कंडीशनें हैं, 3 में 2 लेना होता है, इमेज बन जाती है। नंबर 1, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। जो फोकस से होकर आपतित होती है, वो परावर्तन के पश्चात समांतर चली जाती है। और जो C से होकर आती है, वो वक्रता केंद्र C के रास्ते ही वापस चली जाती है। तो ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, जो फोकस से होकर जा रही थी। ये किरण दूसरी भी मान लिया मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो ये भी फोकस से होकर ही चली जाएगी, क्योंकि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, वो फोकस से होकर जाती हैं। तो ये भी फोकस से होकर परावर्तित हो रही थी, ये भी फोकस से होकर के परावर्तित हो गई। दोनों यहीं पर या फोकस पर मिल रही हैं, तो इसका इमेज जो बनेगा वो फोकस पर होगा। यानी
आपको ये ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के फोकस F पर बनता है। प्रतिबिंब जो होगा इसको इमेज कहते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, प्रतिबिंब रियल होगा यानी वास्तविक होगा और उल्टा होगा। जब कभी इमेज रियल बनती है तो इन्वर्टेड होती है, मतलब उल्टा होती है। उल्टा मतलब ये हुआ कि वस्तु अगर मुख्य अक्ष के ऊपर है तो इमेज मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बनेगी। तो जब वस्तु की इमेज रियल बनेगी तो मस्ट बी इन्वर्टेड। तो जो इमेज का नेचर होगा रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और कह लीजिए हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मतलब आकार में वस्तु से बहुत ही छोटा होगा। यानी फिर से समझ लीजिए, जो पहली कंडीशन थी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी मींस वस्तु आपकी अनंत पर थी। जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और आकार में वस्तु से बहुत ही छोटा होगा। अब दूसरी कंडीशन है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C के बाईं ओर हो, या हम कह सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच में हो, ये भी कह सकते हैं। दूसरी कंडीशन देखिए, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, यानी दूसरी कंडीशन लिख दे रहे हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र C के बाईं ओर हो, या हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र C और फोकस या वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच हो। ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपकी मुख्य अक्ष हो गया। मान लिया ये C है वक्रता केंद्र, तो ये आपका F हो जाएगा। दर्पण आपका है M1 M2, ये आपका अवतल दर्पण है। वस्तु वक्रता केंद्र C के बाईं ओर है। हमने यहाँ पर एक वस्तु रख दिया। जब यहाँ पर एक वस्तु रख दिया तो ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है आप जानते हैं परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर वापस होगी। दूसरी मान लिया वक्रता केंद्र C से होकर जा रही है, तो जो वक्रता केंद्र C से होकर जाती है वो अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। दोनों यहीं पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, मिल रही हैं, यहीं पर इसकी इमेज होगी। यानी अगर वस्तु O डैश है तो इसकी इमेज जो बनी वो I डैश हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C के बाईं ओर थी या वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच में थी तो क्या हुआ कि ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई जो परावर्तन के पश्चात फोकस से चली गई। दूसरी वक्रता केंद्र C से होकर आपतित हुई जो परावर्तित होकर उसी मार्ग पर वापस लौट आई। दोनों किरणें C और F के बीच में मिलती हैं तो वस्तु O डैश की जो इमेज बन रही है वो C और F के बीच में I डैश बन रही है। प्रतिबिंब जो होगा यानी जो इमेज होगी रियल होगी और क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, यानी वास्तविक उल्टा। जबकि यहाँ A ऊपर है, नीचे है, मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु है, इमेज नीचे की ओर बन रही है, तो इमेज वास्तविक होगी मतलब रियल होगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होगा और आकार में वस्तु से छोटा होगा मतलब डिमिनिश होगा। यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र C के बाईं ओर थी तो उसकी इमेज जो बनी C और F के बीच में बनी, वास्तविक इमेज है, रियल इमेज है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा और आकार में वस्तु से छोटा। ऐसी कंडीशन में अगर हम रेखीय आवर्धन की बात करें, लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करें तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी m नेगेटिव होगा और स्मॉलर देन 1 लेस देन 1, m की वैल्यू नेगेटिव और 1 से कम होगी। 1 से कम इसलिए होगी क्योंकि आप जानते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन जिसको हम रेखीय आवर्धन कहते हैं, आपने पढ़ा है लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट, यानी इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट दोनों के रेशियो को मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी इमेज हाइट आपकी कम है, ऑब्जेक्ट हाइट ज्यादा है, यानी ऑब्जेक्ट हाइट के कंपैरिजन में इमेज हाइट आपकी कम है और जब इमेज हाइट कम होगी तो जाहिर सी बात है कि जो आपका मैग्निफिकेशन होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन होगा जिसको आप रेखीय आवर्धन बोलते हैं, वो हमेशा क्या होगा, 1 से कम होगा।
और नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि आप जानते हैं रियल इमेज के लिए ये नेगेटिव होता है रेखीय आवर्धन, रियल इमेज बन ही रही है इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। बस में आ गई। अब तीसरी कंडीशन हमको पढ़नी है, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित हो। ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इमेज फॉर्मेशन जान गए तो न्यूमेरिकल में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरी कंडीशन है, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित हो। देखिए, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया, ये C हो गया और ये मान लिया F हो गया। F हमेशा C और P के बीच में होता है। वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी है। यहां पर मान लीजिए वस्तु O डैश है जो वक्रता केंद्र C पर स्थित है। जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित है तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर आएगी। ये यानी फोकस से होकर परावर्तित हो गई। दूसरी क्या है, दूसरी फोकस से होकर मान लिया आपतित हो रही है, तो जो फोकस से होकर आपतित होगी वो क्या होगी, परावर्तन के पश्चात आप जानते हैं कि जो फोकस से होकर आपतित होती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये तो ये इसकी देखिए इमेज बनी, जो O डैश है उसकी इमेज जो बनी यहां पर बनी II डैश। ये फिर देखिए O डैश एक वस्तु थी, इससे एक किरण आपकी आपतित हुई मुख्य अक्ष के समांतर जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जा रही है। दूसरी फोकस से होकर आपतित हो रही है और जो फोकस से होकर आपतित होती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों इस पॉइंट पर मिल रही हैं तो यहीं इसकी इमेज बन जाएगी II डैश। इस तरीके से आपने देखा कि जो O डैश है उसकी इमेज II डैश है और एट C पर ही है, यानी ऑब्जेक्ट भी एट C है, इमेज भी एट C है। मींस कहने का अर्थ है कि वस्तु भी C पर रखी है और इमेज भी C पर है और इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की हाइट सेम है। मींस ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की हाइट सेम है, मतलब जो वस्तु का आकार है वही प्रतिबिंब का आकार है। फर्क इतना है कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा है, यानी इमेज रियल है या इन्वर्टेड है। तो आपने क्या देखा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित होती है तो उसकी इमेज भी अवतल दर्पण द्वारा वक्रता केंद्र C पर ही होती है। इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड इक्वल टू दी ऑब्जेक्ट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक होगा, उल्टा होगा और आकार में वस्तु के बराबर होगा। और ऐसी कंडीशन में अगर हम रेखीय आवर्धन की बात करें, ऐसी कंडीशन में लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करें तो m इक्वल टू -1 हो जाएगा। रेखीय आवर्धन -1 होगा। माइनस क्यों है ये आपको मालूम है, इमेज रियल है, रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। दर्पण के केस में हम इस समय दर्पण की केस की बात कर रहे हैं, इस समय लेंस नहीं पढ़ा रहे। जब हम लेंस में आवर्धन पढ़ाएंगे तो कहेंगे रियल के लिए, वहां अलग बात होगी। यहाँ दर्पण की बात इसमें कर रहे हैं, वहां भी बताएंगे आपको, वहां भी आपका ऐसे ही आएगा कि रियल जो इमेज बनेगी तो वहां भी m नेगेटिव होगा, लेंस में भी। लेकिन अभी हम दर्पण की बात करते हैं, रियल इमेज के लिए m नेगेटिव ही होता है, तो m की वैल्यू जो होगी वो माइनस हो जाएगी। 1 इसलिए होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट दोनों क्या है, सेम है। जब ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट सेम हो जाएगी तो m 1 हो जाएगा। 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का रेशियो होता है, तो जो हाइट इमेज की वही ऑब्जेक्ट की 1 आ जाएगा। माइनस लगा हुआ है, उसके नेचर को बता रहा है कि इमेज रियल है।
बस में आ गई। तो इस तरीके से आपने तीनों कंडीशन देखा, एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। नंबर 1, जब वस्तु इन्फिनेटिव पर थी या रन पर थी तो उसकी इमेज फोकस पर बनी और बहुत ही डिमिनिश थी, बहुत ही छोटी थी। जब वस्तु थोड़ा और नजदीक लाए, यानी सी और रन के बीच में लाए, तो इमेज देखिए आपकी सी और एफ के बीच बनी। जब वस्तु को सी पर रखा तो इमेज सी पर बनी और सेम साइज बनी। तो आप तीनों कंडीशन को पढ़ करके इस रिजल्ट पर पहुंच गए होंगे, ये आप जान गए होंगे कि जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के नजदीक लाते जा रहे हैं, इमेज उसकी दर्पण से दूर होती जा रही है। और आपने देखा होगा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम तीन कंडीशन आपने पढ़ा, इमेज ऑब्जेक्ट जो है उसको हम क्लोज लाते जा रहे हैं दर्पण के, उसकी इमेज बड़ी होती जा रही है। इन तीन कंडीशनों में हमने कंक्लूजन पढ़ा। हम हमेशा हर कंडीशन जो पढ़े इतनी क्लियर होनी चाहिए कि मैग्निफिकेशन बता दें कि कितना कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा। मैग्निफिकेशन कितना है, -2 है, -1 है, 0.5 है, +1 है, दर्पण कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ, इमेज कहाँ है, ये हमको क्लियर होना चाहिए। और ये क्लियर तब हो पाएगी जो आपको इमेज फॉर्मेशन बहुत ठीक से आएगा। जो इमेज फॉर्मेशन बढ़िया से आ जाएगा, बहुत अच्छे से आप जान जाएंगे, तो न्यूमेरिकल में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। धन्यवाद।